हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं हमारी T20 पॉलिटी यानी इंडियन पॉलिटी इन 20 डेज, इंडियन पॉलिटी विद एम लक्ष्मीकांत सीरीज की अगली वीडियो जो कि चैप्टर 11 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेगी। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बार के लिए, क्योंकि अभी अभी केशवानंद भारती जी जिनके केस करने की वजह से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट का एग्जिस्टेंस में आया था, उनकी अभी अभी डेथ हुई है। अभी अभी मतलब 1-2 हफ्ते पहले डेथ हुई है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इसके ऊपर एक से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार के यूपीएससी प्री के पेपर में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम सेपरेटली डील करें। इसके पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आपके लिए कंप्लीटली फ्री है, आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगा, पर मुझे ज़रूर इसका बेनिफिट होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। ये सबसे पहले इमर्जेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ये बात आई कहाँ से, इस पर हम लोग बात करेंगे। मैं पहले भी कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर जैसी कोई चीज का जिक्र नहीं किया गया है। यहां तक कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बात उठी थी कि क्यों ना कुछ आर्टिकल्स को ऐसा रखा जाए कि उसको पार्लियामेंट भी अमेंड न कर सके, क्योंकि कुछ आर्टिकल्स हैं इतने इंपॉर्टेंट कि आने वाले समय में भी सरकार किसी अपनी मेजोरिटी वगैरह की सहायता लेके उसको अमेंड न कर सके। लोगों का हित इसी में है। पर इस मुद्दे पर पूरा ध्यान देने के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं हमारे देश के, तो उन्होंने ये तय किया था कि हम आने वाली पीढ़ियों के गले में कोई जंजीर बांध के नहीं जाना चाहते हैं। क्या पता आज से 200, 300, 400 साल बाद किस तरह की परिस्थितियां हो, हम ऐसा संविधान उन्हें नहीं देना चाहते कि फिर उन्हें यह संविधान कूड़े में फेंक के नया संविधान लिखना पड़े। ठीक है, तो ऐसा बात उन्होंने मतलब इस मामले को कंसिडर किया था और खारिज कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद ऐसी परिस्थितियां बाद में निर्मित हुई कि सुप्रीम कोर्ट को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक इवॉल्व करना पड़ा। इसके प्रो और इसके अगेंस्ट, यानी फॉर और अगेंस्ट दोनों में बहुत सारे तर्क हैं। अंततः फैसला फिलहाल तो ये बाजी सुप्रीम कोर्ट ने जीती हुई है, पर आने वाले समय में कभी भी ये बात साबित हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से जिस बात को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कंसिडर करके खारिज कर दिया था, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंसर्ट करना शायद अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाए। आने वाले समय में इस पे बात हो सकती है, और आने वाले समय से पहले क्या पता इस साल के मेंस में आपको GS2 के पेपर में ये सवाल पूछा जाए। ये जो सवाल है, क्या सवाल है, ओरिजिनली बात कहां से चालू हुई थी? चालू ये हुई थी कि क्या फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट द्वारा आर्टिकल 368 के तहत अमेंड किया जा सकता है। यह सवाल कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 1 साल के अंदर ही उठ खड़ा हुआ। ठीक है, शंकरी प्रसाद मामला था। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा पहला मामला था जिसमें कि ये फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसको चैलेंज किया गया था, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हमारे देश का क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी को इसमें कर्टेल कर दिया गया था। ठीक है, देखिए राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करती थी, उसको लेकिन चेंज करके लीगल राइट बना दिया गया था। ठीक है, तो और इसके लिए किस लिए किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण इसका एक कारण ये था कि हम चाहते थे हमारे देश में जो जमींदार हैं, जिनके हाथों बहुत ज्यादा जमीन है, उनसे जमीन लेके कृषकों के लैंड टू द टिलर, जो खेती करता है उसके हाथ जमीन दे दी जाए। एक बहुत बड़ा समाजवादी या साम्यवादी हमारे देश का सपना था, जो कि अनफॉर्चुनेटली उतना सफल हो नहीं पाया। काफी हुआ फिर भी, ऐसा नहीं, पाकिस्तान जैसी हालत नहीं है जहां जो उस समय जमींदार थे, आज भी वही लोग जमींदार हैं, आज भी वही लोग राजनीति करते हैं। और मैं उनकी न्यूज में देख रहा था एक बार कि आज भी लोगों की इतनी जमीनें हैं कि एक इंसान की जमीन में 4-4 रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी की प्रॉपर्टी कितनी ज्यादा जमीन किसी के पास होने से उसकी जमीन में 4 रेलवे स्टेशन आ जाए। ठीक है, थैंकफुली इंडिया में मैं नहीं समझता ऐसी कोई हालत है, लेकिन फिर भी लैंड रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा हमारे देश के सफल नहीं हो पाए। आप रमेश सिंह की किताब में इसके बारे में पढ़ सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बात की है। खैर, जब ये मामला उठा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 ऑल्सो इंक्लूड्स द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। जब बोल दिया है कि भाई कुछ भी अमेंड किया जा सकता है, तो फंडामेंटल राइट भी अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, ये बात बोली गई कि आर्टिकल 13 में बोला गया था कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाए। ठीक है, तो उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने इसका ये इंटरप्रिटेशन लिया कि कोई ऑर्डिनरी लॉ पार्लियामेंट नहीं बना सकता है जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाए। ठीक है, पर फंडामेंटल राइट्स देमसेल्व्स को अमेंड किया जा सकता है, उनको अमेंड नहीं किया जा सकता, ये नहीं बोला गया है। ठीक है,
तो ये पार्लियामेंट कैन अब्रिज, थोड़ा सा एडिट कर सकती है या बाकायदा पूरा का पूरा ले सकती है किसी का फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का 1951 में ये मानना था। तो उस समय तो मतलब ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी राय रखी कि पार्लियामेंट के हाथ में हमारी जिंदगी है, ठीक है। फंडामेंटल राइट में राइट टू लाइफ भी है। सोचिए पार्लियामेंट अगर राइट टू लाइफ ही हमारा हटा दे तो हम तो यहाँ पार्लियामेंट के भरोसे जी रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में उस समय क्या डिबेट हुई थी, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। अभी राइट नाउ अगले ही 10 दिन में अगर यूपीएससी नहीं होता तो मैं सजेस्ट करता कि आप जाके पढ़िए क्या डिबेट हुई थी सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर। खैर अपन बाद में देखेंगे इस बात को। फिर अगली बार 1967 में 15-16 साल तक यही मामला स्थापित रहा। गोलकनाथ केस आया, ठीक है। गोलकनाथ केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट ने नहीं, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पहले जो स्टैंड लिया था उसको रिवर्स कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये इस मामले में क्या हुआ था, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द 17th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 9th शेड्यूल में कुछ एक्ट्स को डाल दिया गया था और बोला था कि इनको 9th शेड्यूल में जो कानून है उनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये बात अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगती है। आने वाले किसी भी दिन में सुप्रीम कोर्ट देखेगा, इस पे जजमेंट दे देगी। हम अपने ही जीवन काल में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट, एक बड़ी बेंच सुप्रीम कोर्ट की बैठेगी और बोल देगी कि 9th शेड्यूल बना के उसमें ऐसे कानून डालना जो कि जुडिशियल रिव्यू जिनका नहीं हो सकता, ये बात अपने आप में संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू ऑफ द लॉज इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस मामले में कोई मतलब दो मत मेरी नजर में तो नहीं है, ठीक है। खैर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हूं तो मेरी नजर अभी नहीं चल रही है। अब देखते हैं कि 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था, गोलकनाथ वाला मामला यहाँ पे आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि फंडामेंटल राइट्स आर गिवन ए ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल पोजीशन, यानी संविधान में ऐसी पोजीशन उसको दी गई है, समझ में आता है कि ये बाकी कानूनों से थोड़ा हट के एक कानून है, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। हमारा संविधान जैसे इवॉल्व हुआ है तो उसकी हिस्ट्री को भी जो पढ़ेंगे, संविधान करके एक राज्यसभा टीवी का बहुत बढ़िया शो था, यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप उसको भी देख सकते हैं। और किसी के पास बहुत ज्यादा टाइम अगर है, अभी कॉलेज में ही पढ़ रहा है फर्स्ट ईयर वगैरह में, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, इसकी पीडीएफ मिलती है ऑनलाइन, 1000 कुछ एक पेज की है। आप उसको आराम से धीरे धीरे करके 1-2 साल में पढ़ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आपको समझ में आएगा कि फंडामेंटल राइट्स सच में मतलब हमारे संविधान को बनाने का एक तरह से एकमात्र आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव यही था कि नागरिकों को उनके फंडामेंटल राइट्स दिए जाए। अंग्रेजों के साथ हमें दिक्कत क्या थी कि हमारे कोई अधिकारी नहीं थे, हमें गुलामों जैसा जैसा वो बोलते थे वैसा रहना पड़ता था, वरना हमें अंग्रेजों से क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसी के वजह से हमारा पूरा एक तरह से समझिए स्वतंत्रता संग्राम चालू हुआ। तो उसी की स्पिरिट में हमने फंडामेंटल राइट्स को एकदम फंडामेंटल जगह दी है। हमारे संविधान का एकदम सेंक्टम सेंक्टोरम जैसे कहते हैं, मंदिर के गर्भगृह में जो चीज रखी रहती है ईश्वर की प्रतिमा, तो हमारे संविधान का जो मंदिर है उसके गर्भगृह के अंदर में फंडामेंटल राइट्स की प्रतिमा रखी हुई है, ठीक है। तो यही ये कोई भी जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ इस बात को पढ़ेगा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को पढ़ेगा, उसके बाद समझ में आ जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ गई, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इन अधिकारों को नहीं ना एडिट कर सकता है ना ले सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी एक लॉ है, जो कि आर्टिकल 13 में बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई लॉ आप नहीं बना सकते, इसलिए उनको फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना भी एक तरह से एक लॉ बनाना ही हुआ। वो भी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं जा सकता। पार्लियामेंट ने क्या किया, बोला कि तुम ऐसा करोगे तो रुको, हम क्या करते हैं। तो उन्होंने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को अमेंड कर दिया। पार्लियामेंट के पास पावर है, आप सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है कि संविधान में ऐसा नहीं लिखा है, पार्लियामेंट बोल सकती है कि रुको हम लिख देते हैं। उन्होंने जाके लिख दिया आर्टिकल 13 में, ठीक है। 1971 में उन्होंने 4 साल लिए, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में उन्होंने लिया, ठीक है। आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को उन्होंने अमेंड कर दिया और उसमें लिख दिया कि भाई फंडामेंटल राइट को भी पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, ठीक है। ये लिख दिया बाकायदा कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368 एंड सच एन एक्ट विल नॉट बी अ लॉ अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने जो जो आपत्तियां दर्ज की थी उन्होंने जाके चेंज कर दी वहां पे। अब सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती कि संविधान में तो ऐसा लिखा है, संविधान तो हम ही लिखते हैं, अब हमें क्या बताओगे, ठीक है। इस तरह की बात हो गई। लेकिन अपने आप में मामला कितना खतरनाक है देखिए कि पार्लियामेंट ने बाकायदा हम लोग जिन्हें सांसद चुनते हैं
वो संसद में गए और उन्होंने वोट दिया कि हम लोगों के मौलिक अधिकार छीन सकते हैं। आप सोचिए क्या हालत है हमारी, हमारा राइट टू लाइफ छीन लेंगे कल को तो फिर, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सैनिटी प्रिवेल करी बाद में। केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती जो संत हैं, भगवान भला करे उनका, अभी अभी उनका देहांत हुआ है। तो 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये मुझे एक डाउट है वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया था कि वर्सेस स्टेट ऑफ केरला था, ये भी शायद किसी एग्जाम में आपसे पूछ दे सकता है, इसको भी याद रखिए। इट वाज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ वाले अपने जजमेंट को ओवर रूल किया। उन्होंने क्या बोला कि पार्लियामेंट इज इंपावर्ड टू अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को एडिट कर सकती है या बाकायदा छीन सकती है। एट द सेम टाइम इन्होंने बोला एक नया डॉक्ट्रिन, एक नई फिलोसॉफी, एक नया फलसफा, एक नई सोच, एक नई विचारधारा का सूत्रपात किया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको कि बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्ट्रिन बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने बोला कि पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के बारे में मेरी पिछली वीडियो में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में मैं बात कर चुका हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग से बनाई जाती है एक संविधान बनाने के लिए, और पार्लियामेंट होती है उस संविधान के तहत कानून बनाने के लिए, ठीक है। अमेरिका में क्या प्रोविजन रखा गया है कि अगर संविधान में कोई चेंज करने हैं तो फिर से एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको बुलानी पड़ेगी। इंडिया में लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स पार्लियामेंट को दे दी। पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से उनकी एक संविधान निर्मात्री जो शक्ति है वो इनहेरिट की है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स है पार्लियामेंट के अंडर आर्टिकल 368, ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट जो ऐसे फंडामेंटल राइट्स को एडिट नहीं कर सकती या छीन नहीं सकती विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बात को समझा, उन्होंने कहा कि ठीक है आप कह रहे हो राइट टू प्रॉपर्टी को हम फंडामेंटल से हटा के लीगल राइट पे कर देंगे, क्योंकि हम थोड़े लैंड रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, जमींदारों से जमीन लेके हम बाकी कृषकों में सर्वहारा वर्ग में हम बांटना चाहते हैं। तो ठीक है, इसका लॉजिक बनता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो एकदम फंडामेंटल है, जो एकदम हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने राइट टू लाइफ बोला, अब सोचिए कोई सरकार आके हमारा राइट टू लाइफ ही छीन ले, हम मतलब संविधान के पार्लियामेंट के भरोसे जिंदा रह रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है? ये तो किसी भी तरह से मानव अधिकारों के हिसाब से ये बात सही है ऐसा नहीं बोला जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ही सही ये फैसला दिया और बोल दिया कि देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको पार्लियामेंट हिला नहीं सकती है। फिर 1975 में एक और इंदिरा नेहरू गांधी केस, इंदिरा नेहरू गांधी तो इंदिरा जी ही हैं, इंदिरा गांधी जो हमारी प्रधानमंत्री थी उनसे रिलेटेड केस है, तो वो आया था यहाँ पर 3A नोट में। क्या है देखते हैं, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975, ठीक है। राजनारायण वो व्यक्ति थे, ये इलेक्शन केस बोला जाता है इसको, ठीक है। राजनारायण वो व्यक्ति थे जो इंदिरा गांधी के विरुद्ध चुनाव लड़ते थे और इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए उसमें वो जीत भी गए थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, वो भी एक लॉयर थे, ठीक है। तो उन्होंने इसमें फिर इस बात को रीअफर्म किया 1975 वाले केस में। सुप्रीम कोर्ट ने 39th अमेंडमेंट एक्ट था 1975 का, उसके एक प्रोविजन को इनवैलिडेट कर दिया, बोल दिया कि ये अब वैलिड नहीं है, जो कि इलेक्शन डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा को अदालत के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर रखता था। देखिए ये ब्लेटेंटली यहाँ पे चोरी और सेनाजोरी वाला मामला चल रहा था। राजनारायण जी जो थे उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ अमेठी या रायबरेली कहीं से तो उन्होंने चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में उनका कहना था कि सरकारी मशीनरी का, सरकारी जीप वगैरह का, सरकारी अफसरों का इंदिरा गांधी जी को चुनाव जितवाने के लिए दुरुपयोग किया गया है, क्योंकि होना नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी जब चुनाव में खड़ी हैं तो एज अ नॉर्मल कैंडिडेट वो खड़ी हैं, एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं खड़ी हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर को अधिकार होगा कि अपने पूरे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करे अपने चुनाव प्रचार में, तो उसके सामने तो कोई बेचारा चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। तो चुनाव लड़ना जो एक तरह से बहुत ही एक बेसिक राइट है हम सबका, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो वो तो नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लेकर उन्होंने कोर्ट में मामले को चैलेंज किया और ऐसा लग रहा था इंदिरा गांधी ये मामला हार जाएंगी केस, क्योंकि उन्होंने सरकारी मशीनरी का उपयोग तो किया था अपने चुनाव के लिए। तो उन्होंने एक अमेंडमेंट ले आया उस समय इंदिरा गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्राइम मिनिस्टर का चुनाव और स्पीकर ऑफ द लोकसभा का चुनाव, ये ऐसे मामले हैं इस पे कोई अदालत अपना ओपिनियन नहीं दे सकती है। तो आप देखिए कैसे खुद के इलेक्शन को इनवैलिडेट होने से बचाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया।
बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने काम किया। तो अदालत ने भी कह दिया कि ये प्रोविजन जो आप ला रहे हो, दिस वाज बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट एज इट अफेक्टेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर देखिए मामला क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बताया नहीं है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी बातें आती हैं। उनके हिसाब से ये एक तरह का एक कॉन्सेप्ट है, ये एक फिलॉसफी है रादर देन एक कॉन्क्रीट लिस्ट ऑफ थिंग्स हो। अलग अलग मामले जब आते हैं तब पता चलता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कि अच्छा ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है क्या, ऐसा करके। तो यहां ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई ये तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, इसको आप अमेंड नहीं कर सकते। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, और जब उसके बाद आपातकाल लग गया, वो पूरी घटना जो हुई थी इंदिरा गांधी जी के चुनाव, वो लगा था कि उन्होंने गैरकानूनी तरीके से जीता है। फिर एक उस समय देश भर में बहुत सारे मूवमेंट चल रहे थे। जयप्रकाश नारायण जो नेहरू जी के बराबर के नेता थे, राजनीति से संन्यास ले चुके थे, 90 साल कुछ के थे, उनको लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर एक देशव्यापी राष्ट्रव्यापी मूवमेंट की जरूरत है। इंदिरा गांधी इतनी ताकतवर हो गई हैं, पाकिस्तान से युद्ध जीत के पाकिस्तान को आधा कर दिया था उन्होंने, तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ऐसा नारा लगता था उस समय। ऑपोजिशन के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने पार्लियामेंट में कह दिया था कि इंदिरा गांधी जी जो है वो साक्षात देवी दुर्गा का अवतार है, क्योंकि उस समय जब उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ दिया था, आप खुद ही सोचिए बहुत बड़ा उन्होंने काम किया था। वो बात ठीक है, लेकिन इसका वो दुरुपयोग तो नहीं कर सकते ना, उनकी जो इतनी जनप्रियता है, जो इतनी लोकप्रियता है, उसका वो दुरुपयोग नहीं कर सकते। तो लोगों ने जेपी को रिक्वेस्ट किया, जयप्रकाश नारायण जी को, कि आप एक राष्ट्रव्यापी मुहिम को लीड कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है हम करते हैं। उन्होंने फिर वो जंतर मंतर में जैसे अन्ना हजारे का मूवमेंट किसी ने अगर देखा हो, समझिए वही मूवमेंट 10 गुना और है ना, वैसा उन्होंने पूरा लीड किया। देश भर में हड़तालें हुई, कई छात्रों ने हिंसा की वगैरह वगैरह। उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा इस्तीफा दो, आप गलत तरीके से चुनाव जीत रहे हो, जीते हो। राजनारायण जी वाले मामले में बात साबित हो गई है। खैर, तो जब वो कर रहे थे, ये मामला चल रहा था, इंदिरा गांधी ने कहा था कि चुनाव 8 ही महीने दूर हैं, उसमें 2-2 हाथ हो जाएंगे, आप लोग चुनाव लड़ लो मेरे खिलाफ। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन इस बीच में कोर्ट का फैसला आ गया। राजनारायण का जो मामला है, इस मामले में फैसला आ गया और कह दिया गया कि नहीं, इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से चुनाव जीता है। तो 6 महीने तक वो पार्लियामेंट में अब बहुत सारे पेच है इस मामले में, क्योंकि कोई भी आदमी लोकसभा का हिस्सा बने बिना प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, बशर्ते 6 महीने के अंदर वो किसी भी हाउस से जाके इलेक्ट हो जाए, लोकसभा से या राज्यसभा से। ठीक है, इंदिरा गांधी ने कहा कोई बात नहीं, हमारी लोकसभा का इलेक्शन आप खारिज कर देते हो विद इन 6 मंथ्स, हम राज्यसभा से नहीं तो लोकसभा से चुनाव जीत के आ जाएंगे। लेकिन कोर्ट ने बोला कि ये नॉर्मल इस तरह का मामला नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर बने और बाद में चुनाव जीत के आए। आप चुनाव जीत के बैठे हुए थे, आपका चुनाव आप गलत तरीके से जीते हो, ये पाया गया है। तो उन्होंने जाके इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो कोर्ट ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, तब तक आप पार्लियामेंट में किसी मुद्दे पे वोट नहीं कर सकते, ऐसा वैसा कुछ इस तरह की बातें की थी। तो इस पर जेपी ने कहा कि भाई आप अब इस्तीफा दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे। तो जेपी ने कहा था कि रुकिए, तो पूरी भीड़ को कहा था कि चलो इंदिरा गांधी के घर चलते हैं, सब जाके जबरदस्ती इस्तीफा दिलवा देंगे। तो बहुत खतरनाक स्थिति क्रिएट हो गई थी। ऐसा सोचिए हो जाए भीड़ प्रधानमंत्री के घर में घुस के उसे जबरदस्ती इस्तीफा दिलवा दे, ये तो कहां से लोकतंत्र हुआ। तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित कर दिया। आपातकाल के बीच में हम कई बार बात कर चुके हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 उन्होंने इनैक्ट किया। इसमें उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, स्वीपिंग चेंजेस। ये सब स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दिए गए थे, उसके तहत किया गया था। तो इस एक्ट ने 368 को अमेंड कर दिया और क्या किया कि फिर से वही बात कह दी कि पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पे कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, और कोई भी अमेंडमेंट किसको भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। अच्छा यहां पर उन्होंने ये कहा था कि किसी भी ग्राउंड पे कॉन्स्टिट्यूशन को जब पार्लियामेंट अमेंड करेगी, किसी भी ग्राउंड पे किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, इंक्लूडिंग ये कि ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहा है। मतलब कितना ज्यादा खतरनाक उस समय दोनों पक्ष हो चुके थे। तो उन्होंने सोचिए कह दिया कि कुछ भी हम जो मन में आएगा करेंगे, तुम चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन किसी की भी सत्ता हमेशा नहीं चलती है। आपातकाल खत्म हुआ, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, इंदिरा गांधी खुद राजनारायण से चुनाव हार गई, अपनी सीट हार गई। ठीक है, तो मिनर्वा मिल्स का केस आया 1980 में सुप्रीम कोर्ट के सामने, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो वहां पर उन्होंने इस प्रोविजन को इनवैलिडेट कर दिया और बोला कि जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। ठीक है, तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लगाया आर्टिकल 368 में, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लिमिटेड अमेंडिंग पावर दिया पार्लियामेंट को। ठीक है, पार्लियामेंट उस पावर का इस्तेमाल, लिमिटेड पावर का इस्तेमाल करके उस पावर को एक एब्सोल्यूट पावर में चेंज नहीं कर सकती। थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि मैंने आपको बोला है कि थोड़े बहुत काम आप कुछ कर सकते हो, उस थोड़े बहुत काम आप कुछ कर सकते हो के नाम पे आप सारे काम नहीं कर ले सकते। ठीक है, उन्होंने बोला है कि जो लिमिटेड अमेंडिंग पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का,
दिस itself is a basic feature of the constitution and therefore the limitations on that power cannot be destroyed. ठीक है, पार्लियामेंट आर्टिकल 368 में इतना ज्यादा अमेंडिंग पावर को एक्सपैंड नहीं कर सकती है कि अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ही मान लीजिए रिपील कर दे या एब्रोगेट कर दे, बोले खत्म आज से कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं कर सकती पार्लियामेंट। ठीक है, इसके बेसिक फीचर्स को चेंज नहीं कर सकते। इन्होंने बोला एक इस पे जो भी डिबेट होती है, एक बार इसमें इससे संबंधित एक डिबेट मैंने पढ़ी थी, कोई लॉयर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, वो कह रहे थे कि सोचो अगर पार्लियामेंट ऐसा कानून बना दे कि हमारा इंडियन भारत की आज़ादी हम वापस खारिज करते हैं, हम वापस इंग्लैंड के अंदर जा रहे हैं, ऐसा अगर बोल दे तो जाहिर बात है कि पार्लियामेंट को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे उन्होंने एग्जाम्पल से समझाया था कि पार्लियामेंट जैसा चाहे वैसा अमेंडमेंट कर दे, ये पावर ना कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे दिया है, और जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया ही नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये पावर पार्लियामेंट खुद को नहीं दे सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन सबका बाप है यहाँ पे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट सब उसके नीचे उसकी छत्रछाया में काम कर रहे हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी हम हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमें भूलना नहीं है। ठीक है, फिर उसके एक साल बाद ही वामन राव केस आया, वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को फिर से उन्होंने इन्वोक किया और बोला कि इट वुड अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इनेक्टेड आफ्टर द केशवानंद भारती केस। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वर्दी पॉइंट है ये। जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है, जनरली कानून में एक कॉन्सेप्ट चलता है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किसी को सजा नहीं दी जाती। ठीक है, आज आप कुछ काम कर रहे हो, मान लो कल को मान लो हो जाए ऐसा कानून बन जाए कि बर्थडे पार्टी मनाना गैर कानूनी है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आज तक जिन्होंने बर्थडे मनाया सबको जेल में डाल देंगे। अरे तब तो भाई वो गैर कानूनी नहीं था ना जब हमने मनाया था। तो आज कानून बन रहा है, तो आज के बाद से ये लागू होगा। ठीक है, तो वैसे ही ये उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि 1973 जिस दिन हमने ये जजमेंट दिया था, उसके बाद के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं उस पर ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला डॉक्ट्रिन लागू होगा। मेरे ख्याल से वो 9th शेड्यूल में जो कानून डाले गए और बोला गया कि दीज आर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट नलीफाई नहीं कर रही है, क्योंकि वो 1973 के पहले हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये, क्योंकि कुछ तो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड सवाल आएगा। सिंपल कौन से केस में हुआ था, तो केशवानंद भारती केस में हुआ था, इतना सिंपल नहीं पूछा जाएगा। कुछ तो उसमें पेच लगाएंगे, मेरे ख्याल से ये पेच लगा सकते हैं। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स की हम लोग बात करते हैं। प्रेजेंट पोजीशन ये है कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कुछ भी अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, लेकिन उससे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर अफेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरा क्लियर डिफाइन नहीं किया है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। उनके अलग अलग जजमेंट्स में जब उन्होंने बोला है कि ये बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वगैरह वगैरह, से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, और चूंकि मैंने बोला एक टफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टॉपिक पे, और कोई चारा नहीं है, आपको सॉर्ट ऑफ याद करना पड़ेगा, पूरा रटना नहीं है ये, लेकिन यार 3-4 बार पढ़ लो, लिख के या प्रिंट आउट करके अपने टेबल के सामने चिपका लो, कि इसको बार बार देखते रहेंगे तो जब एमसीक्यू में आएगा अपने को याद आ जाएगा। संविधान सुप्रीम है, उसके ऊपर कोई नहीं है। जो मैंने बोला संविधान सबका बाप है, ये सबसे पहला बेसिक फीचर है। फिर हमारा सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, जो मैंने आपको बताया कि हम सोवरेन है, हम स्वयंभू हैं, हम किसी और के अंडर में नहीं है, ये बेसिक फीचर है। ऐसा पार्लियामेंट नहीं बोल सकती कि आज से हम इंग्लैंड के अंडर में। ठीक है, फिर हम एक डेमोक्रेसी हैं, इसको भी पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती, और हम एक रिपब्लिक हैं, किसी राजा को हमारे ऊपर नहीं डाला जा सकता। कल को कोई कह दे कि नहीं ठीक है मोनार्की तो हो सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, इंग्लैंड से ज्यादा डेमोक्रेटिक हो क्या? डेमोक्रेसी पैदा ही इंग्लैंड में हुई है, जब वहां राजा होते हैं तो यहाँ भी हो सकते हैं राजा राष्ट्रपति की जगह, है ना, अच्छा लगता है, एक फील आता है। तो मुगल राजा बहादुर शाह जफर के वंशज आज भी जिंदा है, कहीं ना कहीं तो है ही, उनको खोज के निकाल लिया जाएगा, कहेगा कि भाई आज से आप राजा हैं, आप मुनार्क हैं। ऐसा नहीं कर सकती पार्लियामेंट। ठीक है, फिर तीसरा, हम सेक्युलर हैं, हमारा देश, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, ये एक बेसिक फीचर है। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। क्यों? सोचिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको लेजिस्लेचर अकेले कैसे चेंज कर सकता है? ये तो मतलब बेसिक एक लॉज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस होता है ना, उसके खिलाफ जाएगी बात। संविधान हमारा फेडरल है, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। हम एक वेलफेयर स्टेट है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार नहीं बोल सकती कि गरीब और मजदूर भूखे मर रहे हैं, मरे, हमको क्या, हम कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे, बाकी अपना पैसा कमाओ यार, देखो क्या करना है। नहीं, वो नहीं कह सकती सरकार, उनकी जिम्मेदारी है और प्रोवाइडिंग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। जुडिशियल रिव्यू, कोई भी लॉ पार्लियामेंट बनाएगी तो कोर्ट उसको रिव्यू कर सकती है। ठीक है, इससे रिलेटेड ये सब मामले हैं, उनको ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल,
बहुत बड़ी बात है ये, इसको संविधान का बेसिक फीचर माना गया है। कोई भी ऐसा कानून जो किसी भी इंडिविजुअल के फ्रीडम और उसकी डिग्निटी के खिलाफ जाता है वो हमारे संविधान के बेसिक फीचर के खिलाफ है। एक सोच चलती है दुनिया में कि यार बहुत सारे लोगों का फायदा पहुंचाने के लिए अगर कुछ लोगों को नुकसान भी पहुंचता है तो पहुंचने दो, लेकिन हमारा संविधान सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इस बात के खिलाफ है। हर इंडिविजुअल की अपनी आजादी है, हर इंडिविजुअल की अपनी गरिमा है, उसकी अस्मिता है, उसकी डिग्निटी है, उसके खिलाफ सरकार पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बना सकती। तो बहुत बड़ी बात है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे देश का, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम यहां नहीं लाया जा सकता है। रूल ऑफ लॉ, ठीक है, यहां कानून का राज चलेगा। कानून के तहत आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप कानून बदल दो, सरकार चाहे कानून बदल सकती है, फिर उस बदले कानून के हिसाब से यहां पे व्यवस्था चलेगी और व्यवस्था हमेशा कानून के हिसाब से ही चलेगी। फिर लेकिन यही चीज यूएसए में कैसे चलती है, रूल अकॉर्डिंग टू द लॉ। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऐसा कुछ एक है ना, वो अलग है मामला, जो कि मैं कई बार मेरे वीडियोस में बता चुका हूं। अभी राइट नाउ एग्जैक्ट मेरे को नॉमेनक्लेचर याद नहीं आ रहा है, तो रूल ऑफ लॉ वर्सेस ऐसा करके बोलते हैं। हमारे देश में यही चलता है कि भाई जो लॉ लेट डाउन है पार्लियामेंट का, फिलहाल जो लॉ चल रहा है उसी के बारे में, उसी के हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट चल सकती है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ, इस तरह का कॉन्सेप्ट चलता है। तो रूल बाय लॉ वो चलता है आपको यूएस में, और रूल ऑफ लॉ यहां पर हमारे देश में चलता है, ठीक है। इस तरह की फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में एक बैलेंस बना के चलना है, सबके बीच में बराबरी रहे, फ्री और फेयर इलेक्शन रहे, जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। वरना एक बार क्या करो, जुडिशरी को सरकार के ऊपर डिपेंडेंट बना दो, उसके बाद हो गया। फिर काय का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर, अदालतें सब गवर्नमेंट के हिसाब से ही फैसला देती रहेंगी, सरकार अपनी मौज मनाती रहेगी, ठीक है। लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। हम लोग अभी तक यही बात कर रहे थे। इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, सबको न्याय के लिए एक्सेस मिले, सब न्याय पा सकें, ये भी एक बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फंडामेंटल राइट्स तो फंडामेंटल हैं ही, जो प्रिंसिपल्स हैं अंडरलाइंग उनके फंडामेंटल राइट्स के, वो भी बेसिक फीचर है। पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142, ठीक है। ये जो अलग अलग आर्टिकल्स हैं इनके तहत जो सुप्रीम कोर्ट के पावर्स हैं, ये भी बेसिक फीचर है, ठीक है। एक अपेंडिक्स 1 इसके चैप्टर के अंत में दिया गया है, उसमें सब बातें बताई गई हैं। फिर पावर ऑफ द हाई कोर्ट भी है 226 में, जो कौन सा है बताइए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो इंसान चाह सकता है जाके सुप्रीम हाई कोर्ट में, आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। 227 के तहत भी कुछ होगा, हमको इंडेक्स में पता चलेगा। ये सारे बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इवोल्यूशन, ये कैसे बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ, ठीक है। अब केशवानंद भारती में क्या पता चला, देखिए हम लोग यही देख लेते हैं इसी केस को, हर केस का तो हम नहीं देख सकते। इस केस का सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्सेप्ट इस केस से निकला। फिर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो पावर का सेपरेशन है, ये बेसिक फीचर है। हमने अभी देखा, ये बात इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी। रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश का है, ये बेसिक फीचर है, ये भी इसी मामले में बोला गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, इंडिया की सोवरेनिटी और यूनिटी अखंड रहनी चाहिए, ये बेसिक फीचर है। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, देखिए कितने महत्वपूर्ण, केशवानंद भारती जी जो है उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, कितने महत्वपूर्ण मामले पे वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, जरूरी है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद तो ये आप पढ़ सकते हैं, इंदिरा नेहरू गांधी केस में भी ये हुआ था, मिनर्वा मिल्स में क्या पता चला था। अगर बहुत ही टफ क्वेश्चन दे दिया और पूछा कि ये वाला पॉइंट कौन से केस से आया था, तब तो यार इतना कोई कैसे याद करेगा। खैर आपकी स्क्रीन पे तो सारे ये लॉज आ गए हैं, आप एक बार पॉज करके देख के एक दो बार पढ़ ही लो, है ना। एसआर बोम्बे लास्ट जो केस हुआ उसमें फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, बेसिक फीचर है, ये बात बताई गई, ठीक है। ये क्योतो होलोहोन केस जो था, ये बहुत इसका नाम चला है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वाला जो मामला है, तो ये हमारे संविधान का बेसिक फीचर इसमें बताया गया। क्योतो होलोहोन केस को पॉपुलरली डिफेक्शन केस बोला जाता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट याद रखिए। बहुत सारे इंदिरा साहनी, कुलदीप नैयर जी भी केस लिखे गए थे, राम जेठमलानी का केस था, वगैरह वगैरह। मद्रास बार एसोसिएशन का केस लेटेस्ट है, इसमें जुडिशियल रिव्यू एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट, ये वाला पार्ट जो है ये अभी तक इसका बेसिक फीचर का हिस्सा है, ठीक है। इसके साथ ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, मैंने इसको डिटेल में पूरा बैकग्राउंड देते हुए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि जिसने भी इस चैप्टर को ध्यान से सुना है, लगे तो एक बार और सुन लो। वो उससे रिलेटेड जो एक क्वेश्चन आने ही वाला है, दो भी आ सकते हैं, एक तो आएगा ही,
वो बहुत आसानी से यूपीएससी प्री में आप उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइए आपको कौन सी बात बहुत यूनिक लगी इस पूरे चैप्टर में या मेरी इसकी कवर करने के अप्रोच में, क्या आपको बहुत यूनिक लगा, प्लीज़ मुझे आप फीडबैक दीजिए। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।